नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम अकेडमी। मैं हूं दिवाकर। तो जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, आपने उसमें देखा है 2018 2019 का प्रीलिम्स का पेपर का हमने सॉल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, डिस्कशन। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, 2020 को देखते हैं। यहाँ से सिलेबस चेंज हुआ था, तो सेट ए है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है, लास्ट पेपर में भी मैंने आपको बोला था क्या है, यहाँ पर हीरा मिलता है। क्या कहाँ मिलता है? तो भैया उथले तल पर मिलता है, रामखेरिया भागीर नदी। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर हीरे की खदान भी है। ठीक है, तो कहाँ है? पन्ना जिले में हीरा है। भारत में एक और केवल एक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे? सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना से या फिर ताप्ती बेसिन से। देखो, रूल आउट करना है या फिर एलिमिनेट करना है, तो ए और डी तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब बचता है बी एंड सी। क्लियर है? तो बी एंड सी में से आप क्या लगाएंगे? चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है यमुना बेसिन से। क्लियर? याद रखना है ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़े, तीसरे नंबर का सवाल है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? जवाहर सागर, नर्मदा, चंबल, ताप्ती और माही। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जवाहर सागर के विषय में। तो जवाहर सागर कहां पर मिलेगा हमको? चंबल या चरमणवती पर। क्लियर है? मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, मक्का या फिर बाजरा। ठीक है, ए बी सी या फिर डी। मध्य प्रदेश के विषय में बात हो रही है तो क्या आ जाएगा आपका? गेहूं आ जाएगा। अगर भारत में बात करोगे तो भारत में क्या आता है? चावल आता है। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? गन्ना, कपास, केला या फिर बाजरा। तो देखो, व्यापार मतलब जो आप सिंपली खाने में यूज नहीं करते, उसे उगाते ही हो कि हम उसका क्या करेंगे, हम उसका ट्रेड करेंगे या फिर हम उसको अपनी मंडी में जाके बेचेंगे। मंडी में ऑल दो सभी चीजें बिकती हैं, लेकिन वो व्यापारिक फसल कहलाती है। क्लियर है बात? गन्ना, कपास, केला। तो कोई भी गन्ना कितने ही खा लेगा, कितना ही स्टॉक करके रखेगा। कपास हुआ तो उसका कोई कपड़े के लिए धागा नहीं बनाएगा। केले के लिए केला भी बेचते हैं। बाजरा जरूर है ऐसा कि बाजरे को हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो पांचवे का आंसर क्या आ जाएगा? डी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं स्टूडेंट्स के जहां पर आप सिंपली थोड़ा 10 सेकंड विचार करेंगे, आपसे बन जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है पेपर में। केवल आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा सोचना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। स्टिल अगर आप पर नहीं बनता है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें, आगे बढ़ें। जो जो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं उनको सॉल्व करें, वापस आएं, उन क्वेश्चंस को देखें, एलिमिनेशन करें। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो वो करने की कोशिश करें। कम से कम तुक्के मारें। पहले आप अपने आप को श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लगा के सेफर साइड में ले जाने की कोशिश करें, है ना, कि लगभग हमको 65 से 70 या हम बोलें 60 से 68 के बीच में हमको श्योर जाना है। फिर हम देखेंगे कि एलिमिनेशन के द्वारा क्या हम 10 लगा पा रहे हैं, है ना, या फिर हमने जो सुना है और अगर वो क्लिक कर रहा है तो आपको फिर वो लगा देना है। अब सुना कब है? तो आप जब रिलायबल चैनल पर जाएंगे, एमपी एग्जाम अकेडमी, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, या फिर आपने किसी न्यूज़पेपर में या जनसंपर्क की वेबसाइट पर आपने देखा हो, तभी आप रिलाय करें उस सोर्स पर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करना है। पीवी नरसिम्हा राव उत्तर प्रदेश, मोरारजी देसाई आंध्र प्रदेश, एचडी देवेगौड़ा गुजरात। तो देखो, सही विकल्प आपको मिलाने हैं। तो नरेंद्र मोदी कहाँ चलें? गुजरात। एचडी देवेगौड़ा कहाँ चलें? कर्नाटक। ठीक है, मोरारजी देसाई कहाँ जाएंगे? तो मोरारजी देसाई जाएंगे मुंबई या बंबई, क्योंकि बंबई और गुजरात पहले एक ही थे। क्लियर है बात? अब देखो, चौधरी चरण सिंह है ये, तो ये कहां पर आ जाएंगे आपके पास? ये आ जाएंगे अविभाजित उत्तर प्रदेश। पीवी नरसिम्हा राव आ जाएंगे अविभाजित आंध्र प्रदेश में। तो देखो यहां पर ए का 2 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा। अब देखते हैं, ए का 2, बी का 5, ये आपको सामने देखने मिल गया। दैट इज डी ऑप्शन। चलो और आगे बढ़ते हैं। सी का देखो, एच डी देवेगौड़ा 4, तो ये सी का 4 आ गया। डी का आप कहां पर जा रहे हैं? तो डी में जा रहे हैं 5 नंबर पर। ठीक है, कहां जा रहे हैं आप? कहां गया? ए बी सी। हाँ, एच डी देवेगौड़ा कहां आ गए हैं? तो 4 नंबर पर आ गए हैं। इसके बाद चरण सिंह का बोल रहा है, चरण सिंह का बोल रहा है 5 मुंबई, फिर ई बोल रहा है 3। तो सी ऑप्शन तो होगा नहीं। अब हम डी को देखते हैं, तो हमने जो निशान लगाए उसको हम क्रॉस चेक करें। तो ए का 2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बी का देखो, मोरारजी देसाई मुंबई में या बंबई में, बिल्कुल यहां मिल गए हमको। सी देखें, एच डी देवेगौड़ा 4 में आ गए हैं, 4 में आ गए हैं। चरण सिंह कहां जा रहे हैं? 1 में, तो चरण सिंह ये 1 में उत्तर प्रदेश चले गए। इसके बाद नरेंद्र मोदी गुजरात, तो आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगा? आपके पास यहां पर डी ऑप्शन आ जाएगा। एलिमिनेशन से हमने क्या किया? पहले ये 2 ऑप्शन निकाले, फिर हमने एक एक करके इनको चेक किया। देन उसके बाद हमने देखा कि जो हमने आंसर टिक किए हैं या हमने जो सोचा है वो किससे मिल रहा है, और अपन ने लॉजिकली सोचा है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो चौथा ऑप्शन है ये हम लगा देते क्योंकि हमने एलिमिनेट कर दिया था तो अब हम ये कुछ भी लगा के आ जाएंगे। नहीं, हमने बाकायदा देखा है कि कैसे हम सही बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़े। भारत के सुप्रीम कोर्ट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है? तदर्थ मतलब एडहॉक, और अतिरिक्त मतलब एडिशनल, है ना। तो अब यहां पर कूट आपको पहचानना है, 1 और 2, एक सही है 2 गलत है, 1 गलत है 2 सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है, और बोल रहा है कि 1 और 2 दोनों गलत है। अब देखो, एडिशनल न्यायाधीश की व्यवस्था जो है
एडिशनल न्यायाधीश की व्यवस्था नहीं है, जबकि 127 में आपको एड हॉक जो जजेस मिलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मिलते हैं, वो आपको हाई कोर्ट में नहीं मिलते। तो क्या हो जाएगा, 7वें का आपका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़े। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने पढ़े हैं तभी आपसे बनेंगे, अदरवाइज फिर आप तुक्का लगा सकते हो कि हाँ यार मैं तुक्का लगा लेता हूं। कैसे तुक्का लगाओगे इसमें कि आपको एक सही मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, और सी ऑप्शन में भी सही मिल रहा है, तो आप फिर इन दोनों में से अकड़ बकड़ करके लगाओगे और बाई चांस अगर सी लगा के आते हो तो आप क्या करोगे, -1/3 पाओगे। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं आता? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, कोल इंडिया CIL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब IOCL और ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो 8वें का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, याद रखना है, ये 2020 की बात हो रही है। ठीक, अब जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि लेटेस्ट महारत्न कंपनी कौन सी है और महारत्न कंपनियों में कुल कितनी कंपनियां आती हैं। 9वें पर आते हैं, वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति जो है कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री। बी बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत का वित्त सचिव। सी बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर। ठीक है, इसके बाद देखो फिर डी बोल रहा है भारत का प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। क्या पूछा है, वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता। तो क्या हो जाएगा 10वें का आंसर, अपना 9वें का आंसर, सॉरी, तो 9वें का आंसर हो जाएगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा सह अध्यक्षता की जाती है। 9वें का आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 10वां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो NBFC होती हैं, ठीक है, के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी की गई? 26 जनवरी, 23 जनवरी, 26 फरवरी या फिर 23 फरवरी। तो आपको पता ही होगा ये, क्योंकि PYQ है और उसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं। कब आया है ये? तो 23 फरवरी को आया है। ठीक है, 10वें का क्या आ जाएगा आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 23 फरवरी 2018 को। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना का तख्ता पलट किया गया? तो देखो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। कहां आपको देखने मिला था, कब? 2021 के अंदर। तो 2021 के अंदर कहां पर मिला था आपको? म्यांमार में मिला था, है ना। और फिर आप और देखोगे तो तख्ता पलट तो कहीं पर भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर उपद्रव जरूर हुए। जैन जी आंदोलन आपसे पूछा जा सकता है। नेपाल, बांग्लादेश में क्या हुआ था? तो बांग्लादेश में जो सत्ताधारी दल था, शेख हसीना जिसकी लीडर थी और प्रधानमंत्री थी, इनको क्या होना पड़ा, अभी ये भारत में निर्वासित का जीवन जी रही है। ठीक है, और आप देखेंगे तो बांग्लादेश में चुनाव हो गए हैं और वहां पर नए प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। क्लियर है? खालिदा जिया के बेटे, इनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो भैया बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 12वीं का क्या आंसर होगा? लुसाने, बी ऑप्शन। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? तो आपको पता है, नहीं पता है तो इसको याद कर लें। ये क्या है? फैक्ट है। सानिया मिर्जा, PV सिंधु, साइना नेहवाल। नहीं, क्या है 13वें का आंसर? तो 13वें का आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्या है भैया? तो ये वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाला निम्न में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? द्रोणाचार्य, विक्रम, एकलव्य या फिर विश्वामित्र। अब देखो यहाँ पर एलिमिनेशन लगेगा, विक्रम पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य क्या है? एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाया था, वो भी कैसा? तो वो बनाया था कि भैया वो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने मिट्टी की प्रतिमा बनाई एकलव्य ने और अभ्यास किया, लेकिन फिर क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांग लिया। लेकिन तब भी आप देखें कि इन्होंने कुत्ते के मुंह में क्या कर दिया था, बाण भर दिए थे और कुत्ता घायल नहीं हुआ, मतलब खून नहीं हुआ। तो आप इसको क्या बोलते हैं? हस्तलाघव। क्लियर? ये थोड़ा सा अपन ने और मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ लिया। तो ये दो तो बी और सी तो चले गए। ठीक है, अब बचा है द्रोणाचार्य और विश्वामित्र। अब अगर आप जानते हो कि मध्य प्रदेश सरकार कौन सा देती है तो आपसे बन जाएगा कि डी, विश्वामित्र पुरस्कार देती है मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, क्या देती है? विश्वामित्र पुरस्कार देती है। 14th का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें। 15, खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश में राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ है? मुस्कान किरार का संबंध किससे था? तीरंदाज से था। याद आया आप लोगों को? लास्ट हमने सॉल्व किया था। तो ये कहां पर आपको मिल रही है तीरंदाजी अकेडमी? 15वें नंबर में। तो ये मिलेगी जबलपुर में। क्लियर? तीरंदाजी अकेडमी कहां मिलेगी? जबलपुर। अब देखो, निम्न कथनों पर विचार करना है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करेगा जो भारत सरकार की संचित निधि में क्या है? संदेह है। दूसरा बोल रहा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक की लेखाओं की लेखा परीक्षा करने, उनके बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो बोल रहा है 1 तथा 2 दोनों असत्य हैं, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। सी बोल रहा है 1 असत्य है, बी अपना दूसरा सत्य है, डी बोल रहा है 1 सत्य है और लेकिन दूसरा असत्य है। अब ये क्वेश्चन 16वें नंबर का है, तो 16वें नंबर में क्या आ जाएगा? दोनों ही सही हैं।
दोनों ही सही हैं। अब आपने ये देख लिया होगा कि 148 से लेकर 151 ये अभी तक आपने जो पेपर सॉल्व किए हैं आपको हर बार कहीं ना कहीं कैग दिख रहा है। और कैग कैसे क्वेश्चन आ रहा है, सीधा एक आपको स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे रहा है। क्लियर हो रही बात? तो आपको ये थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे 4 आर्टिकल्स कि कर्तव्यों में क्या क्या दिया हुआ है, जो राष्ट्रपति इनको कार्य देते हैं वहां पर ये कैसे काम करते हैं, कैसे फॉर्मेट बनाते हैं, कैसे यहाँ पर ऑडिट करते हैं, इसके बाद अपना जो प्रतिवेदन है वो किससे देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16वें का आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। 18वें का देखें, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो भैया कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। वर्तमान की बात की जाए तो कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग का हमेशा मतलब पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 18वें की बात करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली जो कमेटी है इसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो देखो याद रखना हमेशा, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और गृह मंत्री ये सारे लोग रहेंगे, बट यहाँ पर कौन नहीं रहेगा? तो 18वें का आंसर हो जाएगा आपके पास डी, राज्यपाल नहीं रहता है। कौन नहीं रहता है भैया? राज्यपाल नहीं रहता है। ठीक है, अब देखते हैं एनजीटी। एनजीटी में किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो ये एनजीटी में बिल्कुल लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हो भैया, तो 19वें में आप 3 महीने के विद इन 90 डेज क्या कर सकते हो, 90 डेज आप अपील कर सकते हो। ठीक है, याद रखना है। जैसे कि यहीं पर ऐसे ही ऑप्शन आते हैं कि जब आप पढ़ते हो सूचना आयोग, उसको भी अपन आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। तो सूचना आयोग में भी ऐसी ही बात होती है कि अगर आपने अपील कर दी तो ठीक है, अदरवाइज क्या है, फिर आप अपना कारण बताइए कि भैया ऐसा ऐसा हो गया था और मैं अपील नहीं कर पाया, कृपया मुझे परमिशन दें फर्दर अपील करने की। अब देखो, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020 या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। अब अगर आपको पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया तो आपसे ये डिफॉल्ट क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई इफ और बट नहीं होगा। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भैया 2013 में आया, 2019 में भी नहीं आया, 2020 में भी नहीं आया। क्लियर कट सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, भोपाल राज्य का मूल संस्थापक कौन था? दोस्त मोहम्मद, नवाब हमीदुल्लाह, नूर मोहम्मद, यासीन मोहम्मद खान। 21 का क्या होगा? तो भैया दोस्त मोहम्मद खान ये कौन है? मूल संस्थापक है। ये कौन था भैया? तो अफगानी था। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, ठीक है, कहां पर है? भोपाल में है। कहां मिलती है आपको? तो याद रख लेना कहां मिलती है आपको, ये मिल जाएगी कहां पर? हमीदिया हॉस्पिटल के पास आपको। राजा वीर सिंह देव की राजधानी क्या है? बांधवगढ़, गहोरा, नरों की गढ़ी या फिर गढ़ा मंडला? जल्दी से बताओ, गहोरा, बांधवगढ़, नरों की गढ़ी या फिर गढ़ा मंडला? तो गढ़ा मंडला किसकी राजधानी थी? जल्दी कमेंट करो जरा। गढ़ा मंडला बहुत इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस जिले में आता है? मेनली बताना है आपको। उमरिया में आता है, अनूपपुर में आता है, कटनी में आता है, कहां पर आता है? इसके बाद इसका सही आंसर देखें तो 22 का क्या हो जाएगा? गहोरा। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहां थी? तो गहोरा थी। ये जो बघेल राजा आए तो ये क्या थे भैया? तो ये थे वाघेला। कहां से आए थे? इनका ओरिजिन प्लेस क्या था? गुजरात। मांडू विजय दक्षिण की कुंजी था, यह कथन किसने कहा? मलिक कफूर, शीतल देव, एनुल मुल्क मुल्तानी या फिर अमीर खुसरो? तो तूतीय हिंद जिसे हम कहते हैं, ये कथन उनका आपको देखने मिल जाएगा। कौन है? अमीर खुसरो। भीमबेटका की खोज किसने की है? एच.डी. सांकलिया, श्याम सुंदर निगम, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, राजबली पांडे। तो 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु श्रीधर वाकड़कर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, इन्होंने भीमबेटका की खोज की। क्लियर है? याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भीमबेटका में जो गुफाओं में रंग रोगन के लिए कलर यूज हुआ है, सबसे अधिक बार कौन सा कलर यूज हुआ है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको जीएस की क्लास जो चलती है वहां पर बहुत बार करवाया गया है। आगे बढ़े, 25वें नंबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो बोल रहा है सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति। तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर बिल्कुल सिंपल है, भील जनजाति होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो लगभग यहाँ पर 59 दशमलव आपके पास कुछ परसेंट आता है भील जनजाति का, जो कि सबसे ज्यादा परसेंट है, लगभग 59 लाख। दूसरे नंबर की बात करोगे तो गोंड है। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो कोल है। क्लियर है बात? तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। भील कहां पाई जाएगी? तो आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश या फिर मालवा रीजन में मेजरली देखने मिलती है। गोंड जनजाति जो है ट्राइब, वो कहां मिलती है? तो नर्मदा नदी के दोनों मतलब उत्तर और दक्षिण किनारों पर अक्रॉस द नर्मदा रिवर ये हमको देखने मिलती है। कोरकू कहां है? तो कोरकू भंवरगढ़ और सांवरगढ़ के क्या है? कोरकू फेमस है। कहां मिलते हैं? बैतूल, नर्मदापुरम, ठीक है, और हरदा। क्लियर हो गई बात? कोल कहां मिलेंगे? तो कोल आपको मिलेंगे रीवा का कोराली राजा क्षेत्र, ये कोलों का क्षेत्र है। कोल का एक बहुत फेमस नृत्य है दहका, ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़े। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्टेपीज, अब ये देखो ये आ गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन।
थोड़ा देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा। अब बोल रहा है स्टेपीज संयुक्त राज्य अमेरिका में है, प्रेयरी दक्षिण अफ्रीका में है, वेल्स कहां पर है, रूस पे, या डी बोल रहा है डाउन्स कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में। अब आप ये क्वेश्चन देखो और इसका बताओ। तो स्टेपीज कहां पर मिल रहा है आपको, तो स्टेपीज याद रखो, ये क्या है अपना, स्टेपीज कहां पर मिल जाएगा, जल्दी से देखो क्वेश्चन को और आंसर करो। स्टेपीज मिल जाएगा यहां। फिर प्रेयरीज की बात करें हम, प्रेयरीज की बात करेंगे तो प्रेयरीज मिल जाएंगे हमको यूएसए में। वेल्ड की बात करेंगे हम तो वेल्ड कहां पर मिल जाएगा हमको, वेल्ड मिल जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स कहां पर मिल जाएंगे हमको, तो डाउन्स मिल जाएंगे हमको ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, इसका सही आंसर निकल के आ रहा है सी। ठीक है, स्टेपीज मतलब ए का 3 और बी का 1, ठीक है, सी का कहां गया 2 बिल्कुल, और डी का 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सागवान के वन क्षेत्र का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, किस राज्य में, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर डी बोल रहा है मध्य प्रदेश। तो भैया कौन है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या है, सागौन। और सागौन की क्वालिटी कहाँ मिलती है, आप जरा कमेंट करके बताओगे कहां पर मिलती है सागौन की बढ़िया वाली क्वालिटी। नर्मदापुरम का वो कौन सा स्थान है जहां पर बढ़िया मिलता है। अब देखो, आंशी राष्ट्रीय उद्यान सुमेलित नहीं पूछा है, क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है। आंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है बालपक्रम कहां पर है, मेघालय। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात बोल रहा है, और हेमिस बोल रहा है लद्दाख। तो जरा कमेंट करके बताना कि चंदोली कहां पर मिलता है आपको, उत्तर प्रदेश में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, तेलंगाना में मिलता है, या फिर क्या बोल दूं झारखंड में मिलता है। चलो, तो गलत क्या है यहां पर, तो गलत आपके पास सामने ही दिख रहा है, मैंने बोल दिया कि गुजरात में नहीं है। ठीक है, बाकी सही है। अब आप चंदोली बताएंगे, ये जो मैंने ऑप्शन दिए हैं ये आपके पास करेक्ट है। चंदोली का मैं ऑप्शन फिर से देता हूं, उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और झारखंड। आंसर करना 28वें नंबर के क्वेश्चन का। और अगर आपका कुछ यहां पर क्या हो रहा है, आपको लग रहा है हेल्पफुल सेशंस हैं, तो क्या करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप सब्सक्राइब ऑलरेडी किए हुए हैं तो क्या करें, कमेंट करें और लाइक एंड शेयर करना है अपने को, है ना। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार। ऑब्वियस सी बात है, क्या है, छोटा नागपुर का पठार। बुंदेलखंड नहीं है, मालवा नहीं है, बघेलखंड नहीं है। 29 का क्लियर कट आंसर क्या है भैया, छोटा नागपुर का पठार। आगे बढ़ते हैं, 30 पर आते हैं। निम्नलिखित दो कथन दिए हैं, एक को असरसन मान रहा है, दूसरे को रीजन मानना है। तो असरसन देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, कारण बोल रहा है अपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए कैसी होती है, आवश्यक होती है। तो 30 नंबर का अगर आप देखोगे तो क्या होगा आपके पास, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको 10 से 15 डिग्री ही चाहिए। आपको क्या चाहिए यहाँ पर, आप देखो ठंडों में ही गेहूं मतलब रबी की खेती के अंतर्गत उगाया जाता है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, उर्वर भूमि तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, याद रखना। तो क्या हो गया, कथन और कारण दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, और व्याख्या सही कर रहा है। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो भैया पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध हैं, पेट्रोल की भूरीबाई हैं। ये कहां से आती हैं, तो ये आती हैं मालवा रीजन से। अब बताओ जरा, अलीराजपुर की हैं ये या फिर झाबुआ की भूरीबाई हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, तो ये आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 31 में अगेन क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ये क्या करती हैं, चित्रकारी करती हैं। कौन से चित्रकार हैं, तो पिथौरा हैं। पिथौरा चित्रकारों को जो ये करता है इसको क्या बोलते हैं, लेखिंद्र या फिर लेखिंद्रा बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको एडिशनल जानकारी याद रखना है। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ, भोपाल, सीहोर, इंदौर या फिर डी विदिशा। तो 32 का आंसर सामने दिख रहा है, कहां पर हुआ, विदिशा में। ठीक है, इनका एनजीओ क्या है, जल्दी से बताओ, बचपन बचाओ है क्या इनका एनजीओ। इनको नोबेल प्राइज कब मिला और किसके संग ज्वाइंट रूप से मिला। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में है, सतना में, रीवा में, मंडला में या फिर नीमच में। तो भैया कहां पर है ये, रीवा में है, रीवा के गुड़ में। कहां पर, वो गुड़ वाला गुड़ नहीं, ये गुड़ वाला। ठीक है, एक बार अच्छे से लिख देता हूं, गुड़। आगे बढ़ते हैं, मिजोरम स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया था, क्योंकि बहुत लोगों ने गड़बड़ कर दी थी। काला नीला पीला, है ना, काला नीला पीला पर्वत उद्यान और मिजो हिल्स, ये क्या है, अपना डी ऑप्शन है। तो 34वें नंबर का क्या हो जाएगा, नीला पर्वत उद्यान। क्या हो जाएगा 34 में, बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की, तो जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा शताब्दी समारोह या फिर चंपारण शताब्दी समारोह। 35वें नंबर में क्या हो जाएगा, चौरा चौरी। पहले इसको कांड बोलते थे, याद आ रहा है आपको। चौरा चौरी के बाद ही क्या हो गया था, चौरा चौरी के बाद ही गांधी जी क्या हो गए थे, गांधी जी बोले कि अरे यार तुमने क्या कर दिया, ये पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और पुलिस वाले जल के मर गए, और हम क्या कर रहे हैं, अपना असहयोग आंदोलन क्या कर रहे हैं, हम अपना खत्म कर रहे हैं। तो यहीं से फिर जन्म हुआ था इसका। आगे आप देखोगे कि जो युवा थे
इनके आंदोलन में जुड़े थे वो लोग क्या हो गए, उन लोगों को दिमाग खराब हो गया, वो ले यार कि तुमने क्या कर दिया बापू, और फिर आपका 1923 में क्या बनी, आपकी बनी स्वराज पार्टी। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है, चौरी चौरा शताब्दी समारोह। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आते हैं हम अपने 36वें नंबर पर। अब ये देखो कथन कारण वाले आ गए हैं। अगेन आपके पास कहां से आ गए हैं, निर्वाचन आयोग से आ गए हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन संदाय मतलब दिया जाता है। 2 बोल रहा है भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो। और 3 बोल रहा है एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित करके स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा पद से त्याग दे सकता है। सही कथन का चयन हमको कर देना है। तो सही कथन का चयन करते हैं हम, तो ये बिल्कुल सही कथन है, ये भी बिल्कुल सही कथन है 665। लेकिन जो चुनाव आयुक्त है, ठीक है, चुनाव आयुक्त है, यहां पर संरचना आपको याद होगी 1+2 की रहती है, मतलब एक मुख्य और 2 अन्य। तो अन्य चुनाव आयुक्त क्या करते हैं, अगर उनको रेजिग्नेशन देना है तो वो राष्ट्रपति को भेजते हैं, ना कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। क्लियर? तो क्या हो जाएगा आपका 36वें का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान की 7th शेड्यूल में क्या आता है, तो आपके पास 3 सूचियां आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही आपका क्या बना सकते हैं, कानून का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा सूची 1 प्रविष्टि 72, और एक और ऑप्शन भी यहां पर सही होगा, सूची 2 प्रविष्टि 37। क्लियर है? तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास यहां पर सही निकल के सामने आएंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, बोल रहा है 1 फरवरी 1994, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई। देखो अब यहां पर कोई क्या है, आपके पास कंफ्यूजन नहीं है, तो आप लगा दोगे फट से 1 फरवरी। अगर यहीं पर आपके पास 15 फरवरी आ जाता लिखा तो फिर दिक्कत में पड़ जाती कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। ठीक है, तो 38 का क्या होगा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 39 की बात करें तो 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। ए बोल रहा है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। बी बोल रहा है संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करेगा। सी बोल रहा है कि ए और बी दोनों। डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले जो 2 राज्य हैं वो लोग आपस में बात करते हैं कि हाँ ऐसा करना सही है। देन आफ्टर फिर संसद क्या करता है, संसद आगे की कार्रवाई करता है, और यहां पर क्या होता है, फिर यहां पर ज्वाइंट अपना पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपके पास 39 का आंसर क्या आ जाएगा, 39 का आंसर आपके पास आ जाएगा आराम से सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो कहां गया क्वेश्चन, हाँ, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(2), 118(3), ठीक है, 118(1) या 118(4), 118(1), 2, 3, 4 आपके पास क्या है, ये आपके पास सीक्वेंस में ऑप्शन दिए गए हैं 40वें नंबर में। अगर आपको पता है तो आप बता दोगे, क्योंकि ये आपको मैंने 5वीं यूनिट में पढ़ाया है, और प्रीवियस क्लास जो डली है, अगर मान लें आपने कोर्स नहीं लिया तो ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, आप कहीं भी जाके देखो यूनिट 5 की क्लास, आपको दिख जाएगा कि 118(3) से क्या हुआ, गठन किया गया है, जो वर्तमान में 1 नवंबर 1956 से क्या है अपना मध्य प्रदेश स्टेट अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है। क्लियर? जैसे हम बोलते हैं एमपीपीएससी कहां पर है, रेजिडेंसी एरिया इंदौर। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? जुगलदास, बालकृष्ण दास, टीकम दास या फिर डी नंदराम दास। ठीक है, 41वें नंबर का कौन है, तो भैया राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का नाम क्या है? नंदराम दास। ठीक, याद कर लोगे। 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव की परिक्रमा कहां पर है, तो ये उज्जैन में है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं सर, तो ये बता दूं कि अब आप उज्जैन को बिल्कुल क्या कर लेना, सारे फैक्ट याद कर लेना, उज्जैन के सारे फैक्ट याद कर लेना, उज्जैन के जो भी फैक्ट बन रहे हैं सारे याद कर लेना। ठीक है, केवल यही याद नहीं करना है कि उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, या एकमात्र ऐसा मंदिर है जो दक्षिण दिशा में मुंह किए हुए है। ठीक है, महाकाल लोक कब बना, डेट याद करना है, इसका लोकार्पण कब हो गया। इसके बाद आपको याद करना है कि सिंहस्थ जो होता है वो उज्जैन में कब होता है। क्लियर है? अगर ज्यादा ऐसे पूछेगा तो पूछेगा कि यहाँ पर क्या संबंध है। इसके बाद आपको सिंहस्थ का बजट कितना एलोकेट किया गया है, ये भी याद रखना है। ठीक है ना। इसके बाद आप देखोगे कि हरसिद्धि जो मंदिर है, यहाँ पर ये शक्तिपीठ है, तो ये किससे संबंधित है। क्लियर? तो उज्जैन के आपको बहुत सारे फैक्ट याद करने हैं कि उज्जैन के आसपास किस अपना वराहमिहिर का जन्म हुआ, तो कहां पर जन्म हुआ। संदीपनी आश्रम है तो ये कहां पर है। अंकपात आश्रम किसे कहते हैं। श्री कृष्ण सुदामा बलराम की शिक्षा दीक्षा कहां पर हुई। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको याद कर लेने हैं। क्या है, याद कर लेने की फैक्ट्स आपके पास। ठीक है, वैश्य टेकरी है तो कहां पर है। क्लियर?
गवर्नर उज्जैन का कौन था मौर्यकाल। अब अपन सोचेंगे कि इतने सारे फैक्ट हैं उज्जैन के, तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, 43rd क्वेश्चन पर आते हैं। 43वें नंबर पर, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था। ग्रंथपाल, राजपाल, महीपाल या फिर धनपाल। तो चलो 43वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं और यहां पर आंसर क्या आता है, तो धनपाल। राजा भोज, समरांगण सूत्रधार याद आ रहा है, धनपाल ने क्या किया था, जैन धर्म को अपना लिया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का नाम क्या था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सांची का नाम। ये जब आया था तो लोगों के होश उड़ गए थे, जबकि ये बहुत फेमस है, आपको क्लास में बहुत बार बताया गया था। अब बोलोगे सर हम तो जब जुड़े नहीं थे, तो जब हम पढ़ाते थे तो आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। अभी भी वैसे पढ़ा रहे हैं हम लोग, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर थे तब आपको बहुत बार बताया गया है। ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था। जो लोगों ने, जिन लोगों ने भी पढ़ा है, वो जो स्टूडेंट्स, उन्होंने सही किया था। तो क्या है, कांकणाम, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब जरा मुझे बताना, दशपुर आप बता दोगे, बेत्रवती बता दोगे, मुझे बताओ बेस नगरी जो ये लिखा है ये किसका नाम है। टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था। यहां पर बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी टंट्या भील के नाम पर, टाटिया, गणपत, बिजनिया या फिर टंडरा, ठीक है। तो यहां पर ये आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, तांतिया या फिर टाटिया, और टंडरा भी इनका नाम था। क्लियर है। तो टंट्या भील को आपको याद रखना है। इंडियन रॉबिन हुड, इंदौर महानगर में आप देखोगे तो यहाँ इनके नाम पर एक चौराहे का नाम, जैसे पहले भंवरकुआं चौराहा बोलते थे, यहाँ पर इनका कर दिया है। इसके अलावा जो आपका बस स्टैंड बन रहा है वो भी इनके नाम पर किया गया है। आपको बताना है कि इनकी जो समाधि है वो कहां पर बनी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेनेटिक कोड की विशेषताएं होती हैं, प्रायः सार्वत्रिक होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों से बने होते हैं। 20 अमीनो एसिड के संगत होते हैं। 3 बोल रहा है अनतिव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कॉमा रहित होते हैं। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडोन होता है। तो अगर आपको अच्छे से पता है भैया, जेनेटिक्स पढ़ते हो, या फिर अगर देखो मैं तो ये बोल रहा हूं कि 100 में से 100 क्वेश्चन कभी भी कोई सही नहीं करता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को देख के डिमोरलाइज नहीं होना है या फिर अपने को घबराना नहीं है। 100 में से अगर आपसे 5 क्वेश्चन भी ऐसे आ रहे हैं पेपर में और नहीं बन रहे हैं, तो अपने को ये नहीं करना हाय हाय अब क्या होगा, ठीक है। हाय हाय ये मजबूरी, कुछ भी नहीं है मजबूरी, छोड़ दो। नहीं आ रहा समझ में, नहीं एलिमिनेट कर पा रहे, नहीं कुछ कर पा रहे, छोड़ दो, उसको टच ही मत करो। लेकिन मैंने बोला था पिछली क्लास में भी, आपको 60 से 70 के बीच, मतलब 60 से 70 सर 61 भी होता है और 69 भी होता है। तो भैया आप 69 तक सही करने की पहली बार में कोशिश करो ना। देन उसके बाद आपके पास 31 क्वेश्चन है, आप लगा लो, रिकॉल कर लो, आप एलिमिनेशन लगा लो, थोड़ा अपनी जो समझ सूझ है उसको आप टेस्ट कर लो, लेकिन पहले सेफर साइड चुनो, ठीक है। तो ये सार्वत्रिक होता है, 20 अमीनो एसिड के संगत होता है, गैर स्पष्ट होता है और समापन कोडोन होता है। ये चारों के चार कथन क्या है, सही है। क्या है, 4 के 4 कथन सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहां पर है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चों से नहीं बना था, जबकि मेजरली बन गया था, क्योंकि बहुत ही कैसा है, बेसिक है। ये कहां पर है, महाराष्ट्र के पुणे में। पुणे में ही क्या है आपने देखा होगा, तो वहां पर आपको मिलता है एनजीटी का रीजनल ऑफिस। याद आया। 48वें नंबर पर देखें, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु। अब यहां पर सतत विकास की बात करें तो ये गोल कितने हैं, यहां पर 17 गोल हैं। क्या है, सतत विकास को क्या बोलते हैं, एसडीजी। कब तक के लिए हैं, 2030 तक के लिए हैं सर। क्या करना है, तो 2016 से लेकर 2030 की बात हो रही है यहाँ पर, 15 सालों की, ठीक है। 2000 से लेकर 2015 तक क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, 8 थे वहां पर गोल। ये कुछ चीजें याद रखनी है, क्योंकि ये आपके अभी यूनिट 7 से ये क्वेश्चन चल रहे हैं। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा, नॉर्वे। आगे बढ़े, आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य अगर क्रॉस कर देंगे तो संकर किस्म जो होगी उससे किस फल का विकास होगा, आम्रपाली, दशहरी, रत्ना या फिर बादामी। यहां पर क्या लगाया था तुम लोगों ने, मुझे पक्का पता है आम्रपाली लगाया था, जबकि क्या होगा यहाँ पर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, रत्ना होगा। आप देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जननी सुरक्षा योजना। देखो नाम पर गौर करना, माता एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, आम जन को सुरक्षित शारीरिक संबंधों के लिए बढ़ावा देना। क्या ही ऑप्शन बनाया यार। विधवा महिला को पेंशन उपलब्ध करवाना, गरीब लोगों को आश्रय उपलब्ध करवाना। देखो पेंशन उपलब्ध करवाना तो जननी सुरक्षा योजना, गरीब लोगों को आश्रय देना है तो यहाँ पर जननी से क्या मतलब, गरीब का बात हो गई। अब शारीरिक संबंध के लिए बढ़ावा देना है तो तुम्हारी जननी सुरक्षा योजना कहां से आएगी। तो अगर सारा कुछ एलिमिनेट कर दोगे तो यहाँ बन क्या रहा है, जननी सुरक्षा योजना कैसा है, माता और शिशु की मृत्यु दर को कम करना है। कम कैसे करोगे, तो वो करोगे आप अधिक से अधिक जो डिलीवरी होती है संस्थागत रूप में करवाना, ठीक है। यहीं से फिर आती है कॉन्सेप्ट एक और, जननी एक्सप्रेस का। क्लियर है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम आते हैं अब अपने 51 नंबर के क्वेश्चन पर। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है, आरसी मजूमदार और सेन, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, टीआर होम्स और रेज, इसके बाद जॉन लॉरेंस और सीले या सीले लॉरेंस। इनको इस तरह से आप पढ़ते हैं,
ठीक है। तो 51 में क्या हो जाएगा, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। मतलब भ्रूण मतलब क्या था, स्टार्टिंग फेज था। ठीक है, 19वीं शताब्दी मतलब 1800 का दौर, 1800 का सन, उसे बोलते हैं 19वीं शताब्दी। तो कौन है भैया 51 का आंसर, तो आरसी मजूमदार को याद रखना है। 51 में हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। ठीक है, तो किसका कथन है ये, तो किसका कथन है, रसल का कथन है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो मैंने आपसे बोला 5-7 क्वेश्चन आ जाएं तो घबराना नहीं है, सिंपली छोड़ दो। अगर बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब दी बेस्ट बात है। क्यों, क्योंकि आपकी नोट्स में अब आपको सब कुछ मिल रहे हैं। ठीक है, क्लास आप देख रहे हो, जीएस की जो क्लास लगती है, हिस्ट्री की जो क्लास लगती है, वहां पर आपको सारे फैक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं। भले ही आपका इंडियन हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, मेडाइवल हो, एंशियंट हो, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में जो भी हिस्ट्री के आपके पास सवाल है, ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो आपको क्लास और नोट से बाहर जाता हुआ दिखाई दे पेपर में। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, आप कोर्स को ले सकते हो। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है, मैटकॉफ ने, बर्क ने, मिल ने, ठीक है, और कनिंघम ने। तो याद रखना किसने बोला है, चार्ल्स मैटकॉफ ने बोला है इसको। किसको बोला है, चार्ल्स मैटकॉफ ने बोला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार जो प्रीवी पर्स थे, इनकी समाप्ति कब की गई, 1950, 49, 62 या फिर 71। तो ये तो किसने की थी भैया, याद आ रहा है किसने की थी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। और 55 का 1971 1971 में इनकी क्या हो गई थी, जो इनको विशेष अधिकार थे ये सारे समाप्त हो चुके थे। किस संगठन ने व्योम मित्र नाम के भारतीय रोबोट का विकास किया है, व्योम मतलब किसे कहते हैं, व्योम हम बोलते हैं अंतरिक्ष को, मित्र मतलब उसका फ्रेंड, तो अंतरिक्ष का फ्रेंड। तो सीडैक पुणे ये तो कंप्यूटर बनाता है, इसरो हो सकता है 1969, TIFR 1945 का टाटा इंस्टीट्यूट है, DRDO ये क्या है, डिफेंस रिसर्च है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा भैया, व्योम की बात जब हम कर रहे हैं तो इसरो को हम आंख बंद करके बी ऑप्शन लगा के आएंगे, 56 का क्या होगा, बी। आगे बढ़ते हैं, गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये कहां से क्वेश्चन आया, ये आया आपके पास यूनिट नंबर 9 से। क्लियर है बात, यूनिट 9 से ये क्वेश्चन आया, लेन देन, सहभागिता, परिवर्तन और सूचना, है ना। इसके बाद बी बोल रहा है सूचना, परिवर्तन, सहभागिता, लेन देन, सूचना, सहभागिता, परिवर्तन, सूचना मिली, सहभागिता की, फिर लेन देन हुआ और परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो क्या होगा 57 का। अब मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से पॉज करके बोला है तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपने कोऑपरेशन किया, फिर आपने ट्रांजैक्शन किया और उसके बाद आपका क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो क्या हुआ 57 का डी आपके पास, गार्टनर के 4 स्टेप्स आपके पास आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है, ये क्या है भैया, तो ये टोपोलॉजी है, आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई हुई है। टोपोलॉजी क्या है, ये नेटवर्किंग किस तरह से होती है, तो टोपोलॉजी के द्वारा होती है, ग्राफ, ट्री, स्टार, रिंग, मैश, हाइब्रिड, है ना, बस ये सारी टोपोलॉजीज हैं। तो 58 में क्या आ जाएगा आपका, ग्राफ भी आ जाएगा एज वेल एज ट्री भी आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ भी होता है और ट्री भी होता है। कई लोगों ने ट्री लगाया था, बिल्कुल सही था, जिन्होंने ग्राफ लगाया था उनका भी सही है। ठीक है, तो 58 में क्या हो जाएगा भैया, तो 58 में ग्राफ और ट्री हो जाएगा सामाजिक नेटवर्क के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में आईपी पते को परिभाषित करता है 32 बिट नहीं, IPv4 होता है 64 बिट नहीं, 128 बिट, 256 बिट। तो क्या होगा जल्दी से बताओ, 59 में क्या होगा, 128 बिट, क्योंकि IPv4 जो था, वर्जन 4 जो था वो 32 बिट पर था, वहां पर एड्रेस कम हो गए थे, मतलब बहुत वहां पर कंजेशन हो गया था, पते कम पड़ने लगे थे। फिर क्या हुआ, यहाँ पर अरबों की संख्या में 128 बिट में क्या आ गया, IPv6 प्रोटोकॉल आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि कौन सी है, सोशल नेटवर्किंग, सोशल लक्षीकरण, सहयोगात्मक प्रकाशन, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। चलो 60वें को मैं आपके लिए क्या करता हूं, इंग्लिश में भी आपको बता देता हूं, सोशल नेटवर्किंग, सोशल टारगेटिंग, कोलैबोरेटिव पब्लिशिंग, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। ठीक है, अब समझ में आया। तो 60वें का क्या हो जाएगा, 60 नंबर के क्वेश्चन का हो जाएगा कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के द्वारा ये हम काम करते हैं, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। सब लोगों ने क्या लगा दिया था, यहाँ पर बहुत ज्यादा लगाया था सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या पूछ रहा है, वरीयता, प्रेफरेंस की बात कर रहा है, उसको एकत्रित करोगे, उपयोगकर्ता के हित के बारे में क्या करोगे, ऑटोमेटेड फोरकास्टिंग करोगे। इसकी विधि क्या है, सहयोगात्मक फिल्टर से ही तो ये सारी चीजें करते हैं ना, कि ये हमारे प्रेफरेंस है। अगर आप सिंपली अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर आप देखें ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है इनको यूज करते हैं तो अपन फिल्टरिंग करते हैं, है ना, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़े, 61वें नंबर की बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही, ए अरुणाचल, बी नागालैंड, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो 61 की बात करेंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, बी नागालैंड में सबसे
कम दशकीय वृद्धि दर रही। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? क्या बोल रहा है? नहीं है। नेफ्था, जिप्सम, सल्फर या फिर कास्टिक सोडा। तो 62 में क्या आ जाएगा भैया? कास्टिक सोडा। नेफ्था भी हो गया, जिप्सम भी हो गया, सल्फर भी हो गया, तो 62 का क्या हो जाएगा? डी। चलो 63 पर आए। पर्वत शिखर की बात कर रहे हैं और सुमेलित की बात कर रहे हैं कि सुमेलित कौन सा नहीं है। किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट मैकिन्ले उत्तर अमेरिका में है, एल्ब्रस एशिया में है, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में है। तो जरा थोड़ा सा अपने दिमाग को प्रेशराइज करो और बताओ जरा कि एल्ब्रस एशिया में है या फिर यूरोप में है या फिर अंटार्कटिका में है। चलो अब ये आप जरा मुझे क्या बताना, कमेंट करके बताना एल्ब्रस। तो इससे सही आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि 63 का क्या हो जाएगा? सी सही सुमेलित नहीं है। अब ऑप्शन भी दे दे रहा हूं मैं आपके पास, ऑप्शन दे देता हूं मैं, 2 ऑप्शन, यूरोप और एक दे देता हूं मैं आपको अंटार्कटिका। ठीक है, अब आप जरा मुझे बताना। चलो 64 पर बढ़े। अब बोल रहा है सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का आपको क्या करना है? यहां पर चयन करना है। किसमें? 64वें नंबर में। किसमें करना है? 64वें नंबर में करना है। तो 64 की हम बात करेंगे तो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन के लिए कौन सा देश फेमस है? फिर अन्न उत्पादन की बात कर रहा है, फिर कह रहा है बागानी कृषि, फिर कह रहा है फलों का उत्पादन। तो अगर आपको यहां पर एक पता है ना तो आप बिल्कुल लगा दोगे सही आंसर। अब मुझे क्या पता है? दुग्ध उत्पादन डेनमार्क बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है। यहां पर क्या है? वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ए का मुझे 3 समझ में आ गया। अब यहां देखो कहीं भी नहीं है। इसके अलावा और मैं आपको बताता हूं, अन्न उत्पादन में देखोगे तो अन्न उत्पादन की बात करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको? अर्जेंटीना मिलेगा, साउथ अमेरिकन कंट्री। बागान कहां पर है आपके पास? तो बागान की बात करोगे सी की तो मलेशिया में। और फल कहां पर उगते हैं? तो फल उगते हैं आपके फ्रांस में, वाणिज्यिक रूप से। तो क्या होगा आपके पास आंसर? 64वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए आपके पास आंसर आ जाएगा। 65 की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सर्वाधिक हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब नहीं, बिहार, झारखंड नहीं, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। तो देखो आपको सी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट क्या याद रखना है? आपको याद रखना है जो भी तटीय इलाके होते हैं ना, यहां पर संभावनाएं सर्वाधिक हैं और यही आपका सही ऑप्शन है, तमिलनाडु और गुजरात। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 की बात करते हैं अब हम। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख कहां मिलता है? बुद्ध घोष की सामंत पासादिका में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में या फिर पतंजलि के महाभाष्य में। तो 66 में कहां मिलेगा आपको? बुद्ध घोष की सामंत पासादिका में। क्लियर? अब एक चीज और बताओ जरा, बात हो ही रही है तो ये बता दो यहां पर कितने आपके पास चैप्टर हैं? ठीक है, इसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देवल, अरोड़, लोधवा या फिर बाड़मेर। ए, बी, सी या डी? चचनामा के अनुसार सिंधु देश की राजधानी क्या थी? 67 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। तो क्या होगी? अरोड़ होगी। ठीक है, देवल एवल कई लोग लगाने का सोच रहे होंगे, बट भैया रुक जाओ, क्लास देखो, सब कुछ बताया है। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर आलमगिरी किसकी रचना है? मुस्तैक खां की, हातिम खां की, काजी शराशी की या शफी खां की? तो 68 में क्या हो जाएगा आपका? मुस्तैद खां की। किसकी है? मुस्तैद खां की ये रचना है, मासिर आलमगिरी। अब बोलोगे सर इतने कठिन कठिन क्वेश्चन भी आते हैं। भैया मैंने आपको बोला था कि आप जैसे जैसे 2025 तक चलोगे आपको पीएससी का पूरा रंग रूप, इन एंड आउट, मतलब पूरा उसका सोचने समझने पेपर बनाने का आपको वहां से एक पैटर्न समझ में आएगा कि ये कहाँ से कैसे पूछ रहा है। कुछ कठिन रचनाएं आपने देखी ना कि उसने पहले भी पूछा था कि बर्नी की थी वो, तारीख फिरोज शाही और एक और व्यक्ति की थी। इसके बाद आप देखोगे तो आपसे वहां पर अमीर खुसरो के विषय में भी पूछ लिया। ठीक है, दक्कन की कुंजी किसने कहा? ये अमीर खुसरो। तो ये वाला कथन भी तो आप देखो मध्यकाल से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अगेन 69 नंबर जो क्वेश्चन है, 69 नंबर का क्वेश्चन, यहां पर फिर से मध्यकाल है। पन्ही और उपना किस संदर्भ में मिलता है? वस्त्र में, आभूषण में, आवास में, जूता में। ठीक है, तो 69 में आपको क्या मिलता है? अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप सिंपली, अगर आप यूपी या फिर बोले बुंदेलखंड, बघेलखंड, तो आप सिंपली समझ सकते हो कि पन्ही, पन्ही तो आप समझ जाओगे, पन्ही यहाँ बोलते हैं तो आप समझ जाओगे यार ये जूते से संबंधित है कुछ ना कुछ, तो क्या लगा दोगे? जूता। अदरवाइज क्या है? फिर याद करने ही आपको शब्द। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो 70वें नंबर पर बहुत बवाल मचा था उस समय। कई लोग आ गए थे, क्या बोलने लगे थे कि भैया केशव चंद्र सेन भी है, ऐसा भी है, लेकिन क्या है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 71 की बात करें। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1930, 34, 35 और 1947। तो ये ऑप्शन तो आपसे बनने चाहिए। 71 नंबर का क्वेश्चन। तो कब किया गया? 1945 में। कब किया गया? 1945 के अंदर। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम मनोनीत उपसभापति, उपसभापति क्वेश्चन पर गौर करना है अपने को, है ना? अगर फिर से सुनना, उपसभापति की बात हो रही है, ठीक है,
अगर यहां पर क्या है, कई लोग एच सी मुखर्जी को लगाकर आ गए थे, लेकिन मनोनीत है ना, मनोनीत कौन है, तो फ्रैंक एंथनी है, मध्य प्रदेश के, उस समय मध्य प्रदेश का नाम नहीं था, लेकिन जबलपुर से ये आते थे। क्लियर है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे के क्वेश्चन की, जो कि है 73 नंबर का। कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति। तो 73वें नंबर पर कुछ भी नहीं है, राष्ट्रपति का आशय होता है कि 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त सत्र को आहूत करता है, बैठक बुलाता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। देखो इसका इंग्लिश ऑप्शन भी पढ़ो। इंग्लिश ऑप्शन क्या रहेगा भैया, इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट आशय, डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं, विजडम ऑफ प्रेसिडेंट विवेक भी नहीं है, कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब हाँ नहीं करने वाला कंसेंट है ना, कंसेंट को क्या बोला, सहमति। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का आशय है कि हम बुला रहे हैं, और ये आता कहां से है, तो ये आता आप सभी को पता है, 5 यूनिट मैंने आपको पढ़ाई है कि राष्ट्रपति को इसीलिए क्यों बोला जाता है, नाम मात्र की कार्यपालिका। ऑल दो इनके पास विवेकाधीन शक्तियां बहुत सारी हैं, कई चीजें हैं इनके पास, आर्टिकल 111 है, आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 123 है, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद की बात है तो वो किसकी सहायता के लिए बात की गई है, राष्ट्रपति की सहायता। लेटर ऑन आप देखते हो तो यहाँ पर जब संविधान में संशोधन भी होते हैं तो यहाँ पर फिर ये जो निलंबनकारी वीटो की बात करते हैं, एक तो होता है आत्यांतिक वीटो, एक होता है निलंबनकारी, और एक होता है जेबी या पॉकेट वीटो। तो निलंबनकारी में बात करते हैं कि एक बार तो राष्ट्रपति लौटा सकता है, अदरवाइज क्या होता है कि अगर ज्यों का त्यों फिर वापस से भेज दिया या फिर एक कोई संशोधन किया नहीं किया तो दूसरी बार में तो साइन करना ही करना है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। 74 की बात करें, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण, आंशिक, युक्तियुक्त, है ना, या फिर नैतिक? तो भैया पूर्ण निषेध है, इसमें कोई भी आपको रिलैक्सेशन या फिर हम बोले गुंजाइश नहीं रखी गई है। 74 का क्या हो जाएगा, 1। 23 में क्या बोला गया है, मानव का जो व्यापार है, मानव की ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ये सारी बात है। इसमें और क्या आता है, आपका बेगारी का भी काम आता है। 23-24 को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368। 368 में क्या है, 368 में संविधान का संशोधन कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका कब ब्रिक का पार्ट बना, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, 2010 में बना। क्लियर है बात। 24 में संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा 368 में संशोधन किया गया। 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा 368 में संशोधन किया गया। अब पूछ रहा है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, एक सही है, दो गलत है, एक गलत है, दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या एक और दो दोनों गलत हैं। तो आप बताओ जरा इसमें क्या लग रहा है। अब ये पढ़े हैं तो आराम से बताओगे, क्योंकि ये जो भी मेजर संविधान के संशोधन है ये आपको बताए गए हैं, क्या कहते किए गए हैं, आपको बताए गए हैं। तो 75 का आंसर क्या होगा, दोनों के दोनों ही क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री है? राम प्रकाश गुप्ता नहीं, राम नरेश यादव नहीं, बलराम जाखड़ नहीं, भगवत दयाल शर्मा, हाँ जी हाँ। तो कौन है, भगवत दयाल शर्मा। क्लियर। बलराम जाखड़ का अगर आपको मैं बात करूं तो 7वीं और 8वीं लोकसभा के क्या रहेगी, स्पीकर रहे। इसके अलावा जो संसद में अभिलेखागार है, संसद का आर्काइव है, इसका डिजिटाइजेशन कराने में इनकी महती भूमिका रही है। राम प्रकाश गुप्ता, राम नरेश यादव कहां से हैं, तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं रहा है? दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्यामाचरण शुक्ल। अब बात आती है 77 नंबर के क्वेश्चन की। क्लियर है, तो 77 में, अच्छा ये इसने कूट बोले हैं आपसे, मतलब आपसे पूछ रहा है कौन कौन से आपके पास ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक और दो सही है, मतलब दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा नहीं रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। दूसरा बोल रहा है 2 और 3, मतलब वीरेंद्र सकलेचा और मोतीलाल वोरा। सी बोल रहा है 1 और 4 सही है, और डी बोल रहा है केवल 2 और 4 सही हैं। अब क्या पूछ रहा है, नहीं रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह नहीं रहे हैं और मोतीलाल वोरा नहीं रहे हैं, तो क्या है अपना आंसर, 77 में 1 और 2 सही होंगे। क्या होंगे, 77 में 1 और 2 सही, मतलब ये ए ही मिल गया आपको। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 78वें नंबर क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश विधानसभा कार्यवाही का सही क्रम चुनिए। निधन संबंधी उल्लेख, राज्यपाल का अभिभाषण, शपथ प्रतिज्ञान, मंत्रियों का परिचय। ठीक है, क्या हो रहा है, मंत्रियों का परिचय। तो 78 का आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4 3 2 4 1 2 3 1 4 1 4 3 2। अब यहाँ कैसे क्या हो रहा है, तो देखो सबसे पहले कुछ भी होता है, विधानसभा की कार्यवाही होती है, कुछ भी होता है, संसद की कार्यवाही देखें आप, शुरू कैसे होती है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के अभिभाषण से। ऐसा लगता है कि आपको कि इनके अभिभाषण से शुरू होती है, जल्दी बताओ। या फिर ऐसा लगता है कि पहले हम शपथ दिलवाते हैं। कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, जस्ट हमको रुकना है और सोचना है कि पहले हम शपथ दिलवाएंगे या फिर सीधा अपना राज्यपाल को ला देंगे और इनका अभिभाषण करवाएंगे, उसके बाद की सारी चीज होती है। अगर आपने 2 और 3 में डिफरेंशिएट कर लिया तो आपसे 100% ऑप्शन सही निकल कर आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होता है,
कि जो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट आपका विधायक या फिर सांसद रहता है, उसका कार्य राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होता है वो, और यही होता है कि इन लोगों को जो भी चुन के आए हैं निर्वाचित प्रतिनिधि, उनको संसद की या फिर विधानमंडल की शपथ दिलवाना। तो ये विधायक बनते हैं और सांसद बनते हैं। उसके बाद सारे के घटनाक्रम होते हैं, फिर राज्यपाल का अभिभाषण हो जाएगा, फिर इनका परिचय होगा कि ये हैं, अब राज्यपाल जाने तो सही कि ये बंदा ये है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर निधन संबंधी उल्लेख होगा कि भैया हम इनको श्रद्धांजलि देते हैं, ये ऐसा हो गया, पूर्व प्रधानमंत्री थे ये नहीं रहे, या मध्य प्रदेश से ये आते थे ये गणमान्य व्यक्ति नहीं रहे, ऐसा वैसा कुछ तो भी। तो 3, 2, 4, 1 आपका सही आंसर होगा। पहले प्रतिज्ञान, फिर राज्यपाल का अभिभाषण, देन मंत्रियों का परिचय, देन निधन संबंधी उल्लेख। चलो आगे बढ़े। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों से कौन उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? पटनायक, रविंद्रन, झा या फिर माथुर? ए.के. माथुर, एस.के. झा, आर.वी. रविंद्रन, ए.के. पटनायक। 79 क्वेश्चन। तो एस.के. झा नहीं रहे हैं, पटनायक, रविंद्रन, माथुर रहे हैं। अब ये आपके पास यूनिट नंबर 5 में आपके पास पूरी टेबल फॉर्मेट में ये सारे कुछ रहे हैं आपके पास। इवन आपको क्लास में भी बहुत बार बताया है ना। चलो आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? पूछ रहा है जितना भी मध्य प्रदेश में वनों का परसेंटेज है उसमें सागौन का कितना परसेंट है? लगभग 15, लगभग 20, 25 या फिर 30। अब देखो जब ये खुद लगभग करने लगे तो आपको टेंशन नहीं लेना कि अगर 19 पॉइंट इतना है, 18 पॉइंट इतना है तो 15 से तो ज्यादा है, 25 से कम है, तो बीच में 20 आ रहा है, ठीक है। तो क्या है? लगभग 20%। कितना है? लगभग 20%। क्लियर। बेतवा नदी कहां से निकलती है? अरावली से। तो अरावली कहां पर मिल रहा है आपको? गुजरात से लेकर हरियाणा, राजस्थान अपना, और दिल्ली में रायसीना पहाड़ी। सतपुड़ा में बेतवा नदी का निकलने का कुछ है क्या? वो तो नीचे से जा रहा है सतपुड़ा। विंध्य की पहाड़ियां, बिल्कुल हो सकता है। पश्चिमी घाट कोई दूर दूर तक और छोर नहीं। तो 82 का क्या हो जाएगा? सी आपके पास सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 82 का क्या हो जाएगा? सी आंसर विंध्यन पहाड़ियों से आ जाएगा। रायसेन का कुमरा गांव, याद आ गया। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? वार्षिक तापांतर समझ रहे हो, ताप में अंतर, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण में। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो भैया उत्तर में जाओगे तो ही आपको क्या मिलेगा? वार्षिक तापांतर सर्वाधिक मिलेगा। ठंड पड़ रही है तो इतनी दबा के पड़ेगी कि 2-2, 1-1 डिग्री होगा, और गर्मी पड़ेगी तो इतनी दबा के पड़ेगी कि 45, 46, 48 नॉर्मल रहेगा। तो ये क्या है? वार्षिक तापांतर है, ठीक है। ऑल अक्रॉस आपको क्या पूछ रहा है? साल भर में पूछ रहा है। तो फिर साल भर में सर हम इनको मानेंगे क्या? साल भर में भी आप फिर एवरेज देखते हो, ठीक है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। उत्तर से दक्षिण जाने पर क्या बोल रहा है? ग्रीष्म ऋतु में एवरेज टेम्परेचर। आप कहां जा रहे हो? मुरैना से जा रहे हो आप बड़वानी, तो बढ़ेगा। पूर्व से पश्चिम जा रहे हो मतलब आप उमरिया से आ रहे हो कहां पर? झाबुआ में। या फिर दक्षिण मतलब आप बुरहानपुर से जा रहे हो मुरैना। या फिर बोल रहा है पश्चिम से पूर्व आप जा रहे हो धार से पूर्व मतलब आप जा रहे हो शहडोल की ओर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मुझे देख के ही लग रहा है कि आप लोगों से भी बन गया होगा। 84 नंबर का क्या आएगा? जब हम औसत तापमान कब बढ़ाएंगे? कि जब हम जाएंगे दक्षिण से उत्तर की ओर। 84 का क्या आ जाएगा आपका? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर क्या बढ़ेगा आपका? औसत तापमान बढ़ेगा। 85 की बात करते हैं। अधात्विक खनिज क्या है? संगमरमर, मैग्नीज, चांदी, सीसा। तो अधातु समझ में आता है। अधात्विक खनिज समझ में ही आ रहा होगा। पत्थर धातु कब से हो गई? क्या है? पत्थर धातु कब से हो जाएगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कैसे होगा? मैग्नीज धातु है, चांदी अर्जेंटम धातु है, सीसा है ना, सीसा को क्या बोलते हैं? लेड। ये भी क्या है? धातु है। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? 8, 12, 25 या फिर 31। 86 नंबर का आंसर करना है अपने को। तो कितनी जोड़ी पाई जाती है? 12 जोड़ी पाई जाती है। 86 का क्या होगा? बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आप पहले क्लास देखोगे, सेट के पहले एनवायरमेंट और एसडीजी बताया, वहां भी करवाया, उसके पहले भी बताया आपको कि ऊर्जा तो हमेशा कैसे चलती है? ऊर्जा हमेशा सीधी चलती है, ये कहीं भी उल्टी नहीं होती है। क्या है? ऊर्जा हमेशा सीधा चलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और ऊर्जा का देखो एक और याद रखना, 10% लॉ होता है ना, जिसे क्या बोलते हैं? लैंडमैन का लॉ, कि सबसे ज्यादा आपके पास ऊर्जा कहाँ रहती है? देखो सन तो है ही सबसे ज्यादा, फिर सन के बाद कहाँ आएगी ऊर्जा? तो वो आएगी आपके पास पेड़ पौधों में, मतलब प्रोड्यूसर में। उसके बाद कहाँ जाएगी? तो प्राथमिक उत्पादक, देन द्वितीयक, फिर टर्शरी। क्लियर। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग क्यों करते हैं? रंग बढ़ाने, स्वाद बढ़ाने, सुरक्षित रखने में, और पाइसीकरण में, है ना, एमल्सिफिकेशन में। तो अगर इसका ABCD में से आंसर देखा जाए तो बेस्ट आंसर क्या होगा? MSG का उपयोग होता है स्वाद बढ़ाने में। अब आयोग की इतनी गंदी आदत है कि उसने ये भी मान लिया कि आपने अगर 100 में से 2 जगह ये पढ़ लिया तो उसने मोनोसोडियम ग्लूटामेट को सुरक्षित रखने में मान लिया, लेकिन आपको लगाना क्या है? स्वाद बढ़ाने में। जैसे कि अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे आगे, तो वहां पर ग्रीन मफलर आया है। ग्रीन मफलर क्यों होता है भैया? कि साउंड पोल्यूशन को कम करने। आयोग ने क्या कर दिया उसका आंसर? आयोग ने दे दिया कि भैया ये भी सही है, वायु प्रदूषण भी कम करते हैं। क्यों भैया? पेड़ है,
तो हमें गलत चीज को याद नहीं रखना। जैसे उसने आपसे पूछा कालिका पुराण किससे संबंधित है, जैन आंसर दिया है ना 2018 के पेपर में, लेकिन आपको वहां भी बोला था, देन 19 वाले पेपर में जब सॉल्यूशन करा रहे थे अपन तब भी बताया था कि क्या है कालिका पुराण, तो शाक्त धर्म का है भाई साहब, कहां से जैनों से संबंधित कर दिया। यहाँ पर काली की पूजा पद्धति बताई है, यज्ञ बताए हैं, टोने मतलब यज्ञ तांत्रिक क्रियाएं बताई हैं, कामाख्या का उल्लेख आता है, यहाँ पर अर्धनारीश्वर का उल्लेख आता है। तो ये आपको याद रखना है कि आयोग पर अंधा भरोसा भी नहीं कर लेना है कि आयोग ने बोला 2+2 5 होगा तो हम 5 लगा के आ जाएंगे अगली बार, क्योंकि वो बदल देगा, वो तो कह देगा नहीं ये तो हमने गलत कर दिया, या उस समय आपने आपत्ति नहीं लगाई, कोई कोर्ट नहीं गया। वो तो चाहता ही ये है कि आप कोर्ट कचहरी में उलझे रहो, और जैसे आपकी अभी 2025 की क्या है भैया, मेंस का कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? इन्हीं की बदतमीजियों के कारण। कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? मर्स, सार्स, कोविड-19 या उपरोक्त सभी। तो क्या है ऑप्शन 90 का? 90 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 90 का ऑप्शन, जल्दी से बताओ 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 89 कहाँ गया? 89 कर लिया क्या हमने? अच्छा ये रहा। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2006, 2003, 2005 या फिर 2009 में। आपदा प्रबंधन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बनाया गया था, ये भी आपके पास है सिलेबस के अंदर। तो 89 कब बनाया गया था? 2005 में। ठीक है, याद रहेगा। अब हम बढ़ते हैं कोरोना वायरस। तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। सार्स, सार्स का फुल फॉर्म समझ में आता है? ये क्या है? मर्स। मिडिल ईस्ट, ये क्या है? यहां बताओ जल्दी से बताओ क्या है ये। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी क्या है? सिंड्रोम है या क्या है? कोविड-19, ये तो सभी को पता है भैया, 2020 2021 में पागल कर दिया था इसने, लाखों लाख लोग मरे हैं, दुनिया में देखो तो करोड़ों की संख्या में मरे हैं। और ये क्या था? महामारी थी। तो उपरोक्त सभी है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस मतलब कोरोना बोलते हैं मुकुट को। ये जो वायरस है ना, ये रहा, इसकी ये ऐसे ऐसे स्पाइक्स रहते हैं। ये क्या है? मुकुट जैसा, इसको कोरोना जैसा दिखता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोविड-19 ये बीमारी नहीं आई थी, कोरोना वायरस तो बहुत पहले से चल रहा है, उस फैमिली के कारण ये इतनी दिक्कत आन खड़ी हुई थी। चलो, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे हम बोलते हैं एसएसडी, हार्ड डिस्क जनरली एचडीडी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, देन उसके बाद यूएसबी पेन ड्राइव। तो यूएसबी पेन ड्राइव क्या होता है? फ्लैश ड्राइव। चलो अब इसका आंसर करो 91 नंबर का क्वेश्चन का। तो एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी नहीं है, तो क्या नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? 91 में क्या होगा? सी। चलो, XML का पूरा नाम क्या है? एग्जाम्पल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या है भैया? सामने दिख रहा है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। 92 का क्या होगा? बी होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, जो आपको लगता है कि नहीं पढ़े हैं, नहीं किए हैं, तो आपका फिर ये काम बनता है कि आप लोग क्या करो, कोर्स ज्वाइन करो। अभी भी टाइम नहीं है, स्टार्टिंग ऑफ मार्च है आपका, एंड अप्रैल में पेपर है। आपके पास मोटे मोटे 50 दिन हैं और आप कर सकते हो। तो केवल ये ऐसा नहीं है कि आप 1200-1500 रुपए में गरीब हो जाओगे। ठीक है, उसकी भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करो कि अपनी प्रॉब्लम बताओ, जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे बेवकूफ बना के तुम वो पैसों से बहुत अमीर नहीं बन जाओगे, या मैं बहुत गरीब नहीं हो जाऊंगा। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम बताओ, जेन्युइनिटी लगती है आपके बताने में या आपके मुझे समझने में, तो फिर आपको हम कंसीडर करेंगे और आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम आपके लिए करेंगे। ठीक है, लेकिन यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भैया पढ़ो, पोस्ट जितनी है उतनी बनी रहेंगी, उसमें कोई माथापच्ची नहीं करना है कि अरे क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि लोग बाग क्या करेंगे अभी देखोगे, अभी 40 45 50 तक सब सही करेंगे। ठीक है, जो 65 से 70 एक बार में सही कर देगा वो सिलेक्शन ले लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 93 की बात करें, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें, इनकी सीमा की आवृत्ति क्या होती है? बैंड विड्थ क्या है? 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज। तो अब जरा एलिमिनेशन यूज करो। एलिमिनेशन यूज करेंगे तो टेराहर्ट्ज तो यहां पर गया भाड़ में। क्लियर है? कहां गया? टेराहर्ट्ज तो चला जाएगा। अब आपके पास बच रहा है 300 kHz से 3 mHz। ठीक है, तो ये भी चला जाएगा। अब आपके पास बच रहा है 3 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, और बच रहा है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। तो अब ये माइक्रोवेव की बात कर रहा है, और अगर माइक्रोवेव आपको पता है तो आप लगा दोगे कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन सर। ठीक है, ब्लोफिश, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, क्योंकि उसके पहले कोई भी नहीं पढ़ता था ऐसी जानकारियां, लेकिन फिर सभी ने क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया अपने कहां पर, सिलेबस के अंदर ऐसी कुछ चीजें भी पढ़ाना शुरू की। ये बोल रहा है सिमेट्रिकल एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, हैशिंग एल्गोरिदम है, डिजिटल हस्ताक्षर की एल्गोरिदम है, या फिर एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की एल्गोरिदम है। 94 नंबर का क्वेश्चन। तो 94 में क्या होगा? ये सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, ब्लोफिश। रोबोटिक्स में पूमा, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
अभी आप क्लास देखोगे कंप्यूटर के एमसीक्यू और कंप्यूटर की, तो मैंने आपको पूरी चार्ट बना के दी है कि यार ये रोबोटिक्स के अंदर पढ़ना है प्रोग्रामेबल यूज्ड मशीन टू असेंबल, प्रोग्राम यूटिलिटी मशीन फॉर असेंबल, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्राम यूटिलिटी मशीन टू असेंबल, ए बी सी या फिर डी। 95 नंबर में क्या होगा? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबल। क्लियर? ये पूमा कहाँ पढ़ते हैं? हम ज्यादातर पढ़ते हैं भैया जानवर है पूमा, अदरवाइज क्या है भैया, अगर नॉर्मली बात करोगे तो बोल देंगे यार ये तो क्लोथिंग ब्रांड है, या फिर इसके जूते भी आते हैं, शू भी आते हैं। तो यहाँ हमको क्या करना है, रोबोटिक्स के संदर्भ में उसने पूछा है। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? मंडला, बालाघाट, धार या फिर इंदौर। चलो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया है, तो क्या होगा? बालाघाट इसका सही ऑप्शन होगा। आप जरा मुझे कमेंट करके बताओ कितना है? 1000+ है। अब ये मुझे बताओ जरा कमेंट करके कितना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र में विकास दर 2016-17 के लिए कितनी है? क्या है? फसल क्षेत्र में विकास दर पूछ रहा है 16-17 के लिए, तो अभी ये ऑप्शन चाहो तो छोड़ दो क्योंकि ये अब कोई काम का नहीं है आपके पास। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? लोहा, अभ्रक, हीरा। हीरा कहां पर? पन्ना, किम्बरलाइट चट्टान, एनडीएमसी, है ना, याद रहेगा, राम खेरिया, भागीन नदी। 99 में बड़े मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में है? तो जनजाति संग्रहालय कहां पर है? मध्य प्रदेश का जनजाति संग्रहालय। बहुत बेसिक क्वेश्चन। 99, चलो जल्दी से बताओ कहां पर है? 99 का सी। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि बादल भोई संग्रहालय कहां पर, तो आपको बता देना है कहां पर? छिंदवाड़ा। राज्य जनजाति संग्रहालय कहां पर? भोपाल। इंदिरा गांधी जनजाति संग्रहालय कहां पर? भोपाल। इंदौर में क्या है? वित्त निगम। स्थापना कब हुई? जल्दी से बताओ। इंदौर में क्या थी? तेलिक श्रेणी। क्लियर हो रही बात? याद रखना ये सारी चीजें, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। रतलाम का क्या फेमस है? सेव, रतलामी सेव मतलब नमकीन। अगर लोकल स्तर पर बात करोगे तो रतलाम के क्या फेमस है? अगर जो लोग रतलाम के उनको पता होगा कि रतलाम में 3S चलता है, मतलब एक तो सेव, एक सोने वाला गोल्ड और एक सारी वाला। ठीक है, एक आर एक्स्ट्रा लग गया, मैं से हटा देता हूं। सारी वाला मतलब साड़ी जो हिंदी में बोलते हैं ना, एक सोना एक सेब। अब बताना जरा रतलाम का क्या है? अगर लहसुन है तो रतलाम का है, या फिर मंदसौर का लहसुन है जैसे जीआई टैग मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। आकांक्षा योजना, अनुसूचित जनजाति छात्रों को कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं की कोचिंग देना है, अनुसूचित जनजाति छात्रों को खेल की कोचिंग देना है, अनुसूचित जनजाति छात्रों में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़ाने हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो 100 का क्या हो जाएगा भैया? अभी तो क्या करवा लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए कोचिंग आकांक्षा योजना से संबंधित है। क्लियर है? तो ये आज हमने 2020 का क्या किया, पेपर डिस्कस किया। ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर आया था आपके उस समय, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था और ये क्वेश्चन ऐसे हम लोग आदि नहीं थे। आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो क्या करना है भैया? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना है, बेल आइकन दबा देना है, और कमेंट करो। लाइक शेयर तो तुम करते ही हो, कमेंट करना नहीं भूलो। कमेंट करके अपने जरा फीडबैक मुझे दो कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। क्या करने हैं? उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया है उस पर कॉल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।